नमस्कार। प्रदेश की 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनावों के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है। प्रचार में सभी पार्टियों की ओर से बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, लेकिन उपचुनाव में जनता के लोकल मुद्दे ही लापता है। यानी जनता की जो असल में परेशानी है उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ बड़े बड़े बयान और जुबानी जंग हो रही है। अब इससे तमाम सवाल उपज के सामने आते हैं। उन सवालों पर आज की इस डिबेट में चर्चा करेंगे। आज के मुद्दे में आखिर उपचुनाव में पार्टियों ने मुद्दों से किनारा क्यों कर लिया है? उपचुनाव से मुद्दे ही गायब हैं तो फिर जनता को उससे क्या फायदा होगा? इस विषय पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका रुख करेंगे। क्यों आखिर आम जनता के मुद्दे क्यों आखिर इन चुनावों से गायब हैं? कुछ ग्राफिक्स के जरिए पहले समझते हैं जरा कि पूरा विषय क्या है और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे इस खास विषय पर। यह बड़ा विषय, उपचुनावों से क्यों आखिर जनता के मुद्दे गायब हो रहे हैं। जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है वो जनता से जुड़े हुए दिखाई ही नहीं देते। गांव में बिजली पानी का मुद्दा नदारद है। सरकार 10 महीने का काम गिना रही है झुंझुनू में, और उधर विपक्ष सरकार की विफलता बता रहा है। समीकरण देखिए, 2018-2023 में कांग्रेस की जीत, मुरारी लाल मीणा 3 बार जीते, 1 बार बीएसपी, 2 बार कांग्रेस से जीते। मीणा गुर्जर ब्राह्मण फैक्टर हावी रहा। किरोड़ी लाल मीणा, मुरारी लाल का प्रभाव दौसा में नजर आ रहा है। सचिन पायलट की प्रतिष्ठा भी इधर दांव पर है। उधर देवली उनियारा में देखिए 2 चुनाव से कांग्रेस का कब्जा है। मीणा और गुर्जर समाज यहां निर्णायक भूमिका में रहेगा। उम्मीदवारी से हार जीत तय होगी। सचिन पायलट की प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर है और अन्य कई बड़े नेता हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर मानी जा रही है। खुद किरोड़ी लाल मीणा के लिए बड़ा संकट रहेगा। हनुमान बेनीवाल के लिए भी बड़ा एक ये विषय रहने वाला है उनके लिए, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा ज़्यादातर सीटों पर। ऐसे में तमाम दिग्गजों के लिए बड़ा संघर्ष का विषय रहने वाला है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। एसपी मित्तल साहब जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक के नाते से। अशोक सिंह बीजेपी प्रवक्ता, पौरुष भारद्वाज कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जितेंद्र मीणा साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीएपी के। आप चारों लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चर्चा में। इससे पहले मैं पॉलिटिकल प्रवक्ताओं के पास जाऊं, मैं सबसे पहले जाना चाह रहा हूं दरअसल एसपी मित्तल साहब के पास, जिनसे हम समझ सकें कि ये हर बार के चुनावों में इसी तरह का माहौल अक्सर मित्तल साहब देखने को मिलता है। कोई हैरानी की बात तो ये नहीं है, लेकिन इस पर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर चर्चा नहीं होगी तो फिर यही साइकिल चलती रहेगी। उपचुनाव हो रहे हैं प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की बातें गिनवा रही है, कांग्रेस कह रही है हमारी पुरानी सरकार में हमने ऐसा कर दिया था, बीएपी भी आकर के भारतीय जनता पार्टी पर भेदभाव का आरोप जरूर लगा रही है, लेकिन ये नहीं बता रही कि जिस जगह पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं उसके स्थानीय मुद्दे जो हैं उसके लिए आप लोग कितना प्रतिबद्ध हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर और इधर उधर की बातें, क्या उपचुनाव में यही मुद्दे होते हैं सर? यही प्रचार होता है हमेशा इस देश में? देखिए राहुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान के 7 विधानसभा उपचुनाव एक साथ हो रहे हैं। ये देखिए अपने आप में बड़ी है, इसमें लाखों मतदाता के नाम से भाग लेंगे, तो ये चुनाव तो देखिए बड़ा है। अब रहा सवाल ये जो आपका मुद्दा है कि स्थानीय, देखिए स्थानीय जो मुद्दे होते हैं, जो समस्या होती है, वो हर चुनाव में असर डालती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव होता जा रहा है, जिस तरीके से समीकरण बदल रहे हैं, उसमें एक तो जातिवाद बहुत आगे हो जाता है। हम देखते हैं अधिकांश जो राजनीतिक दल है वो जाति के वोटों के आधार पर ही अपने उम्मीदवार तय करते हैं। हम यदि इन 7 उपचुनावों का भी विश्लेषण करें तो हमने देखा कई स्थानों पर जहाँ जाति का बहुल्य ज्यादा है वहां के क्या नाम से उम्मीदवार खड़े किए, और इसमें सभी पार्टियां मतलब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आरएलपी और बीएपी, इन सबकी भूमिका है कि जातिगत आधार पर क्या नाम से उम्मीदवारों को खड़े किए गए। ये बात सही है कि जो लोकल मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे, वो अभी क्या नाम से गौण हो गए। लेकिन मैं राहुल यहाँ आपके दर्शकों को ही बताना चाहता हूँ कि ये देखिए राजस्थान के अंदर 4 प्रमुख दल है मोटे तौर पर, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जो क्षेत्रीय दल है
उसमें आरएलपी और बीएपी, इन चारों दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। हम यदि कह रहे हैं तो 84 के अंदर देखें तो 84 के अंदर जो डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र में आता है, वहां राजकुमार रोज पहले विधायक थे और फिर उसके बाद वो सांसद बने। अब उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह दांव पर है। ऐसे यदि हम क्या नाम से नागौर के खीमसर की बात करें तो आरएलपी के जो हनुमान बेनीवाल जो प्रमुख हैं, वो पहले वहां के विधायक थे, उसके बाद वो सांसद बने और अब क्या नाम से उनकी पत्नी वहां से उम्मीदवार है। तो और जो राजस्थान विधानसभा है उसमें आरएलपी का आज की तारीख में एक भी विधायक नहीं है। और ये जो क्या नाम से हनुमान बेनीवाल थे, चूंकि सांसद बन गए, तो अब उनके कोशिश करते कि उनके कम से कम उनकी पत्नी विधानसभा में वहां चली जाए। देखिए, राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर आरएलपी और बीएपी का समझौता हुआ था कांग्रेस के साथ में, लेकिन इस बार समझौता नहीं हुआ। यही कारण है कि कई विधानसभा क्षेत्र जो उपचुनाव है उसके अंदर त्रिकोणात्मक चतुर्णात्मक संघर्ष हो गए। बीएपी ने अपने उम्मीदवार खड़े करे, आरएलपी ने अपने उम्मीदवार खड़े, और हम देखते जैसे 84 का जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, राहुल में बताना चाहता हूँ, वहां जो विधानसभा का जब चुनाव हुआ था, वहां तो कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत भी जब्त हो गई थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर वापस वही स्थिति है कि इस बार कांग्रेस ने फिर अपना उम्मीदवार किया, लेकिन फिर भी ठीक है, लेकिन मित्तल साहब, मेरा सवाल अब भी वही है। मैं इस सवाल का जवाब अब अशोक सिंह जी से ले लेता हूं, जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, क्योंकि सत्ताधारी दल है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज में पहला जो है सवाल उन्हीं पर दागा जाए। और सवाल मेरा यही है अशोक जी, आज मुख्यमंत्री रैली कर रहे थे, आज जनसभा को संबोधित कर रहे थे एक जगह, और मैं उनका भाषण सुन रहा था, वो बता रहे थे कश्मीर में 370 हटा दी मोदी जी ने, और कभी अब वो वापस आएगी नहीं आएगी, वो उस विषय बात कर रहे थे। तो मतलब मैं लिटरली मैं इस प्रोग्राम के जरिए आप लोगों से समझना चाह रहा हूं कि विषय उपचुनाव का आप लोग, ये आपके मुद्दे हैं, मतलब सच प्लीज समझाइए मेरे को कि आप स्थानीय मुद्दों पे आपके लोग बात नहीं कर रहे, आपके नेता बता रहे हैं प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया, उपचुनाव का समय चल रहा है, उपचुनाव के मुद्दे, वहां की सड़क का मुद्दा नहीं है, बिजली का मुद्दा आप लोग नहीं उठा रहे, पानी का मुद्दा आप लोग ईआरसीपी, हर जगह एक जनरल मुद्दा रखते हैं ईआरसीपी का। लोकल इश्यूज क्या होते हैं, लोकल वहां पे लोकली पाइपलाइन बिछी है कि नहीं, लोकली टंकियों में पानी आ रहा है कि नहीं, इन सब विषयों पर कोई बातचीत ही नहीं है आप लोग की तरफ से प्रचार में। देखो, आपको सबसे पहले तो ये बात है कि यदि कश्मीर यदि भारत का अंग है या नहीं है, अंग है। यदि किसी संदर्भ के अंदर ये 40 मिनट का या 50 मिनट का यदि उनका संबोधन है नहीं, उसमें से मैक्सिमम विषय आपके नेताओं के सर जो सुनने में आ रहे हैं वो यही है, जो मैं भी देख पा रहा हूं, और जो हमेशा हम लोग भाषणों में देखते हैं बीजेपी के नेताओं की। ये बोलना कोई बुरा नहीं है, और मैं कह रहा हूं उसको बोलना भी चाहिए, पर रेलेवेंट है क्या सर? उपचुनाव में रेलेवेंट है? आपको लगता है उपचुनाव में रेलेवेंट है ये विषय? नहीं, वो आपको लगता है, लेकिन मैं कह रहा हूं जनता उस चीज को देखती है कि भारतीय जनता पार्टी ने 370 उठाया, उसके कारण से क्या कश्मीर के अंदर मैं आपसे ये कह रहा हूं सर, क्या उपचुनावों के अंदर कश्मीर का विषय या अन्य कोई भी विषय जिस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने सफलता प्राप्त करी है वो तो है ही, लेकिन क्या उपचुनाव के अंदर आपका प्रचार उस मुद्दे के ऊपर होगा? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग सर। मैं कह रहा हूं कि यदि दोनों जगह सरकार भारतीय जनता की पार्टी और दोनों ही जगहों के अंदर अच्छे काम किए जाएंगे तो केंद्र सरकार के बताए जाएंगे, मोदी जी के बताए जाएंगे, और भजनलाल जी की सरकार के नेतृत्व के अंदर जो राजस्थान के बंदे उनके बारे में बताए जाएंगे। बताया जाएगा कि राजस्थान के अंदर हमने क्या भर्ती कैलेंडर की शुरुआत नहीं करी है क्या, लोगों को कैसे भ्रष्टाचार करते थे, पेपर लीक होते थे, उन लोगों को अंदर जाने का काम नहीं किया क्या? मेंबर तो लोग जा रहे हैं आरपीसी के, ये बता रहे कानून व्यवस्था राजस्थान के अंदर कैसी बिगड़ी हुई थी उस 5 साल के अंदर। जो इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके कार्यकर्ता सभी कहते थे राजस्थान में कैसा कानून व्यवस्था था, उसको सही करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन यदि हम चुनाव में हम देखें 84 के अंदर कांग्रेस कहां है, सलम्बुर में कहां है, खीमसर में कहां है, और तो और झुंझुनू के अंदर कह रहे हैं तीसरे नंबर पर कांग्रेस आ सकती है। तो कांग्रेस का हम नहीं कह रहे विपक्ष के अंदर है उनको जनता वोट दे, लेकिन वो देख रही है कि उनका 5 साल का शासन कैसा था। लेकिन इसमें भी आ रहा है कि कांग्रेस के में अंदर, या आप कहीं चल जाए, मीडिया जगत में चल जाए या आम जन के बीच में चल जाए, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इस चुनाव के अंदर कहीं है ही नहीं। और कांग्रेस यदि इस चुनाव में होती तो कांग्रेस उस चुनाव को लड़ने की कोशिश करती, अपने मुद्दे बताती, अपने 5 साल का कार्यकाल बताती,
ठीक है, मैं 5 आपके साल पास के आऊंगा दोबारा, कार्यकाल में अशोक जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा इस बार में कि इस बार फिर बेसिकली आप लोग के विषय क्या है चुनाव में। पौरुष भारद्वाज हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। पौरुष जी, अशोक जी कह रहे हैं आप लोग चुनावों में कहीं है ही नहीं, और जहां जहां हैं भी वहां मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग किस रूप में हैं, किस तरीके से हैं। फिर जिस तरह अशोक जी ने अपनी बात रखी, मुझे थोड़ा ठीक करते हुए आप भी ठीक कीजिएगा। आप लोग, बीजेपी तो कह रही है ही नहीं, दूसरा जहां पर आप लोग हैं वहां पर आपके विषय क्या है कि 2018 से 2023 तक जो हमारी सरकार में योजनाएं आई, बीजेपी ने उन योजनाओं का नाम बदल दिया, बीजेपी ने हमारी फलानी योजनाओं का नाम ये कर दिया, बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने। आप लोग उपचुनाव में एक मुख्य विपक्षी दल के तौर पर वहां मौजूद हैं जनता के बीच में, बजाय इसके कि ये बताने के कि आपका विधायक कितने दमदार तरीके से विधानसभा में आवाज बुलंद करेगा सड़क बनवाने के लिए, आपका विधायक कितने दमदार तरीके से अब अपनी आवाज बुलंद करेगा वहां पर बिजली की समस्या खत्म करने के लिए, वहां फैक्ट्री लगवाने के लिए, किससे बात की जाएगी, क्या कांग्रेस की योजना है, ऐसी कोई बात ही नहीं है आपकी। आप बस यही बताने में लगे कि बीजेपी की क्या कमियां हैं, बीजेपी की क्या कमियां हैं। आपका खुद का कोई विजन है आपकी, जिसको प्रत्याशी बनाया, क्या आपके प्रत्याशी अपने प्रचार में ये बात रख रहे हैं कि अगर जीत गए तो क्या करेंगे वो, या वो सीधा जाके भजनलाल जी को हरा देंगे? ऐसा तो होने से ना, अभी तो उपचुनाव का विषय चल रहा है, सरकार तो बन नहीं जाएगी आपकी उपचुनाव में जीतने से, तो सरकार की तो तमाम बात है, आपका खुद का विजन क्या है? मैं उसी बात पे चर्चा करना चाह रहा हूँ। राहुल जी देखिए, मैं सबसे पहले आपकी बात का जवाब देने से पहले आपकी उस बात पे आना चाह रहा हूँ कि हम लोग राजस्थान की सरकार को पर्ची सरकार जो है इसको हम सर्कस क्यों बोलते हैं? हम लोग सर्कस इसीलिए बोलते हैं कि निश्चित तौर पे जब ये चुनाव है और जब किसी भी राज्य में उपचुनाव होते हैं तो वहां का जो उपचुनाव होता है वो वहां की सरकार का असेसमेंट होता है। क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ज्यादा अच्छा ही होता है कि मुख्यमंत्री जी या भाजपा के तमाम नेता इन 7 विधानसभा सीटों पे जाकर के अपनी सरकार की 11 साल की उपलब्धि बताते हैं, परंतु इनके पास जो है वो बताने को कुछ उपलब्धि नहीं है। इसलिए इनके मुख्यमंत्री से लेकर के इनके तमाम नेता जो है वो जाकर के कहते हैं कि साहब कांग्रेस ने फलाने साल में ये कर दिया, नेहरू जी ने ये कर दिया, राहुल गांधी जी ने ये कर दिया, कश्मीर में 370 हटा दिया, फलाना हटा दिया। अरे भाई राजस्थान की चर्चा करो, आपकी सरकार जो है कानून व्यवस्था के मामले में फेल है। आपको पता है राहुल जी की यहाँ पे 2 साल की बच्ची से लेकर 60 साल तक की वृद्धा तक सुरक्षित नहीं है। मेरे भाई अशोक जी कौन से दिन के लिए पूछना चाहेंगे कि भाई पौरुष जी उस दिन का आंकड़ा बताइए, मैं उस दिन का आंकड़ा निकाल के बता दूंगा कि अशोक जी आज देखिए ये अपराध हो गया। परसों मुख्यमंत्री जी के गृह जिले भरतपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ही टिकट पे निर्वाचित पार्षद के ऊपर जानलेवा हमला हुआ ना, वो अस्पताल में भर्ती है ना। तो जब आप ही के पार्टी के पार्षद के ऊपर मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में हमला हो जाता है तो आप कानून व्यवस्था के मामले अपने आप को सफल कैसे बता सकते हैं? आप किसानों के मोर्चे फैल रहे हैं। आप हमारे समय तो कहते थे कि साहब कांग्रेस ने किसानों को ऋण माफ नहीं किया, तो आपने किसानों को ऋण माफ करने की दिशा में क्या किया? आपने तो जो किसानों से वादा किया था कि भाई हम एमएसपी को 2700 कर देंगे, आपने तो उसको भी पूरा नहीं किया। आपने कहा कि भाई हम बाजरे की खरीद जो है वो एमएसपी के मार्फत करेंगे। कल परसों आपकी सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि हमारा बाजरे को एमएसपी की दर पे खरीदने का कोई विचार नहीं है। आप राजस्थान में इतना बड़ा सूखा पड़ा, राजस्थान में उसके बाद में इतनी बड़ी बाढ़ आई, राजस्थान के किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। आपके द्वारा किसानों को मुआवजा देना तो दूर रहा, अशोक जी आपकी सरकार ने किसानों की गिरदावरी तक नहीं कराई और आप किस नाक से जाकर के। ठीक है पौरुष जी एक मिनट रुकेंगे। ठीक है, 2 बड़े विषय आपने उठाए, आपकी सरकार का। ठीक है पौरुष जी, ठीक है। जितेंद्र मीना जी मैं आपके पास आऊंगा, जितेंद्र मीना जी आपके पास आऊंगा, जरा ये सवाल का जवाब जरा ले लेते हैं पहले। पौरुष जी ने सवाल उठाया है, ठीक है पौरुष जी आपने सवाल उठाया, अभी हाथों हाथ जवाब ले लेते हैं ना, बात को लंबी खींचने से क्या फायदा? आपको जवाब देना पड़ेगा, हमें भी दे रहे ना, वो जवाब दे तो रहे, तो जवाब दे, सुनना पड़ेगा ना, पहले ले रहे उन्हें जवाब उनसे। अशोक जी जवाब देंगे। अशोक जी 2 महत्वपूर्ण विषय इन्होंने उठाए। देखिए, एक तो ये कि भाई मुख्यमंत्री के गृह जिले में ही इस तरह की अगर कानून के से संबंधित वारदातें हो रही है, कानून तोड़ा जा रहा है, तो फिर आपको घेरा जाएगा। दूसरा, किसानों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि भाई आपने इस बार बरसात हुई है तो कितना मुआवजा, कितना फसल का भुगतान जो है आप लोग कर पाए। इन 2 बातों पर जरा जवाब दीजिए अशोक जी। देखो ठीक है पौरुष जी, जो आपके 2 पौरुष जी आपके 2 सवाल पर मैं जवाब ले रहा हूं, आप जवाब सुनिए, एक बार जवाब सुनिए, अशोक जी जवाब देंगे। एक तो पहले मैं दे दूं, इन्होंने कहा कि पर्ची और खर्ची की सरकार हरियाणा में चलती थी, वो जनता ने जवाब दे दिया, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां आ गई। और दूसरा कहा किसानों के लिए, कहा किसानों के लिए सम्मान निधि, गहलोत साहब ने तो कभी नहीं कहा कि हम सम्मान के लिए 2000-3000 रुपए पर मंथ या प्रति वर्ष दे देंगे। भजनलाल जी की सरकार आती है राजस्थान के अंदर, जैसे मुख्यमंत्री वो बनते घोषणा नहीं करेंगे, 6000 से 8000 कर दिए। अब इनको दर्द हो रहा है कि ये क्यों कर दिया इन्होंने। आपके समय था, आपने जरूर गिनती बोली थी 1 2 3 किसानों का कर देंगे माफ, लेकिन हुआ कुछ नहीं। किसानों ने नहीं। अशोक जी आप ये कहते हैं, आप ये मानते हैं कि किसानों के विषय पर, अशोक जी आप ये मानते हैं कि किसानों के विषय पर और कानून व्यवस्था पर बीजेपी ने कांग्रेस से बेहतर काम किया?
आपने किसानों एक को इस कानून बात का व्यवस्था की और जवाब बात दीजिए। बता दूं, क्या मैं आपसे कानून पहले की व्यवस्था राजस्थान दे की रहा सरकारें थी, जब हूं, किसानों की थोड़ा फसलें सा खराब होती थी तो क्या मुआवजे नहीं मिलते थे? हाँ क्या हाँ वसुंधरा जी देखो की इनको सरकार में ठीक है मुआवजा पौरुष जी, नहीं दिया गया? जवाब एक सुन एक लेते एक हैं मिनट क्या पौरुष जी। रोका हो गया कि आपके द्वारा पड़ोसी की राजस्थान क्या के है कि किसानों थोड़ा को सा मुआवजा भगने की देने के लिए कोशिश कर रहे गिरदावरी हैं तक और नहीं तेज कराई चलने गई? की और आप कोशिश बड़ी कर रहे हैं। बेशर्मी से किसानों को अब ये पकड़ के देखिए कह रहे हैं कि गिरदावरी वोट के दो अब लिए हमें। जैसे बरसात ज्यादा हो गई, बाजरे की फसल है, खरीफ की फसल है, थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए, उसकी पटवारी गिरदावरी रिपोर्ट बना के देता है। बीमा कंपनियां भी होती है, क्योंकि लोग जिन्होंने फसल का बीमा कराया तो बीमा कंपनी है। बीमा कंपनी के अलावा सरकार का एक उसमें सर्वे होता है, रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट बनने के बाद के अंदर और उनको मुआवजे ठीक की है प्रक्रिया स्टार्ट होती ठीक है है, जो यानी कि कांग्रेस आप के ये कह रहे समय हैं के कि वो अंदर। प्रक्रिया अभी और जारी रहेगी और फिर जब वो राहुल जी, चीजें हो यहाँ जाएंगी अभी तक तब नहीं बीजेपी हुई, उस दावा पे कर तब रहा हूँ इस आपको बात का। बताएंगे। आपके चैनल पे बैठ के दावा कर रहा हूँ, आप मेरे खिलाफ झूठा केस कीजिएगा, झूठ बोलने पे मैं अगर बात अजीत, करूँ तो आपने अब वो गिरदावरी तो तक नहीं आपके कराई, राहुल मुआवजा गांधी जी देना ने दूर की ठेका बात ले है। रखा है केसों यहाँ का, आप बैठ मत के आप झूठ लीजिए। बोल रहे हैं। आप झूठ आपने बोलने का गिरदावरी तक नहीं ठेका कराई, तो आपने राहुल गांधी ठीक जी गिरदावरी है ने की रखा प्रक्रिया है तक शुरू नहीं और करी उनके आप लोगों खिलाफ ने। केस भी और दर्ज हो राहुल जी, जाते हैं, आपको ध्यान कोर्टों में होगा, आप माफी ही के मांग लेते चैनल हैं पे जाकर बैठ के। करके ठीक है, अपने तो बीएपी के उसमें ये प्रवक्ता भी है हमारे साथ हैं, आप जितेंद्र मीना भी हमारे साथ हैं। नहीं जितेंद्र मीना साहब, क्या आप जिन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वहां पर किसानों की फसल का अगर नुकसान हुआ तो उनकी गिरदावरी हो पाई या नहीं हो पाई, क्या बीएपी के लिए ये मुद्दा है या नहीं? जी बिल्कुल ये मुद्दा है। और क्योंकि ये पूरा इलाका ऐसा इलाका है जहाँ किसानों की एक समस्या गिरदावरी वाली तो है ही, लेकिन इससे ज्यादा एक दूसरी समस्या और भी है। वो है पानी की समस्या। कि लगातार ये पूरा का पूरा साउथ राजस्थान का जो हिस्सा है वो पानी के क्राइसिस से जूझ रहा है, पीने के पानी के क्राइसिस से भी जूझ रहा है और दूसरा उसके साथ साथ सिंचाई के पानी के क्राइसिस से भी जूझ रहा है। तो हमारी समस्या तो एक ये भी है। दूसरी चीज की हमारे अगर हम बात करें साउथ राजस्थान की, तो यहाँ जो मुद्दा जिसमें हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, लगातार सवाल भी पूछ रहे हैं और हम अपनी तरफ से जो प्रयास हो सकते हैं सवाल उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो है वहां से पलायन का मुद्दा। लगातार रोजगार की तलाश में लोग साउथ राजस्थान से गुजरात के या फिर देश के अन्य हिस्सों में लगातार पलायन करते जा रहे हैं। उसका भी एक मुद्दा है जिसको लगातार हम लोग रेज करते आए। और चुनाव का ही मसला नहीं, चुनाव से पहले भी हम लोगों ने ये मुद्दा लगातार विधानसभा के भीतर ये उठाया कि जिस तरीके से पलायन हो रहा है उसको रोका जाए, उसके लिए तमाम तरीके के प्रयास हो। हालांकि ये बात अलग है कि उस तरीके का काम नहीं हो पाया। दूसरी चीज, जहां तक इस पूरी के पूरे चुनावों को अगर देखेंगे तो बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है उसको देखेंगे तो पता चलेगा कि जो 10 महीने की उनके पास गिनाने के लिए अगर कुछ उपलब्धियां होती तो शायद वो गिनाती, लेकिन वो उपलब्धियां गिनाने के बजाय कुछ और चीजों पर चर्चा करके उसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि अभी टीएडी मंत्री ने एक बयान दिया है पिछले दिनों, शायद वो कल का बयान है, और उसमें बाबूलाल खराड़ी जी ने कहा है कि वो उनकी सरकार जो है कांकरी डोंगरी के मामले में जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है उन फाइलों को फिर से खुलवाएंगे और उन लोगों को जेल भेजेंगे। अब आदिवासी लगभग 3500 नौजवानों के ऊपर एफआईआर कांकरी डोंगरी के मामले में 2020 में दर्ज हुई थी और उस समय आदिवासी नौजवान लगभग 1138 शिक्षक पदों की भर्ती का आंदोलन चल रहा था और उसके बारे में हम सब लोग जान रहे हैं। तो जिस तरीके का सिचुएशन चल रहा है साउथ राजस्थान में, उसमें लगातार इस तरीके का मामला चल रहा है कि असल जो मसले हैं उससे डाइल्यूट करके कहीं दूसरी तरफ जो है लोगों को ले जाया जाए। तीसरी चीज आप देखिए कि जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते पहले लगभग 40 जो है शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी थे, खास करके प्राइमरी के शिक्षक थे या कुछ प्रिंसिपल भी उसमें शामिल है, उन सबको एपीओ किया गया है 84 के भीतर, ये कहते हुए कि ये लोग किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे थे। और ये सारे के सारे 40 के 40 जो व्यक्ति हैं ये जो है आदिवासी समाज से आते हैं और ये चुनावी संहिता चलने के दौरान की वाकई की हम लोग बात बता रहे हैं। तो ऐसे में लगातार कुछ और चीजें भी वहां पर चल रही है। तीसरी चीज, जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं वो है आदिवासी बच्चों की छात्रवृत्ति का भी मसला है, जिसको लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं कि पिछले 3 साल से आदिवासी बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं आई और उस पर सरकार, या इससे पहले की सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। एक नोटिस चिपकाया हुआ है कि फंड की कमी के चलते छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी, ये एक दीवार पे नोटिस चिपकाया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन हम लोग लगातार देख रहे हैं और इन सवालों को, जिन सवालों को अभी मैं आपको बता रहा हूं, इन सवालों को हम पहले भी उठाते रहे हैं, विधानसभा के पटल पर भी और विधानसभा पटल के बाहर भी हमने उठाने की कोशिश की थी। और ऐसे में हम लोग ठीक और है, भी अगर देखें, ठीक है,
ठीक है, बीएपी के भी देखिए अपने मुद्दे हैं, लेकिन मैं फिर उसी सवाल पे आ रहा हूँ घूम के। एसपी मित्तल साहब, आज का विषय वही है कि तमाम पार्टीज अपना प्रचार कर रही हैं, सबकी अपनी स्ट्रैटेजी है, सबका अपना सोचना है, सबको लगता है कि हमारा जो प्रचार है वो सही दिशा में हो रहा है। मित्तल साहब, हर एक किसी को ये लगता है। जैसे बीजेपी ने कहा कि भाई शायद उनका ये मानना है कि केंद्रीय स्तर के जो विषय हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के विषय हैं, उनको भी उपचुनावों में बार बार बताया जाना चाहिए ताकि एक माहौल बन सके और बीजेपी ने जो उनके हिसाब से जो बढ़िया काम किए हैं उनका बार बार प्रचार कर सके। लेकिन सवाल मेरा सर यही है कि उपचुनावों के अंदर जब आदमी एक वोटर के तौर पर, क्या होता है क्या नहीं वो एक अलग विषय है सर, मैं तो एक स्टूडेंट की तरह आपसे पूछ रहा हूं कि उपचुनावों के अंदर जब एक मतदाता मतदान कर रहा है अपने विधायक को, अब ना यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बनने वाली है ना बिगड़ने वाली है, कुछ नहीं होने वाला कि सरकार गिर जाएगी या सरकार बन जाएगी, लोकसभा से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो फिर उपचुनावों में मैं आप लोगों से सच में समझना चाह रहा हूं, अपने अनुभव से प्लीज मुझे समझाइए ताकि मेरे जैसे ही मेरे दर्शक है वो भी समझेंगे कि उपचुनावों में वो मुद्दे क्यों नहीं होते जो कि सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए हैं। मित्तल साहब, नहीं राहुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो स्थानीय मुद्दे होने चाहिए वो इस उपचुनाव में नहीं उठ रहे हैं। जिस तरीके से अभी क्या नाम से कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी जो बात रखी, इनकी बात सही है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि 11 महीने के अंदर क्या कांग्रेस ने कोई सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया? क्या जिला स्तर पे जाके कोई स्थानीय मुद्दों को लेकर क्या नाम से कोई बड़ा एक भी आंदोलन कांग्रेस की तरफ से ऐसा नहीं है जिससे कह सके कि विपक्ष की मजबूत भूमिका इन्होंने निभाई हो। बिल्कुल राज्य स्तर पे कोई नहीं। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस को जो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी वो नहीं है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का, देखिए जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की बनती है, सरकार उनकी है। मैं भी यहाँ कुछ क्या नाम से मुद्दे जरूर यहाँ गिनाना चाहता हूँ जिन पर इन उपचुनाव में चर्चा होनी चाहिए। जैसे ये कहा गया था कि चुनाव के अंदर 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, क्या इन्होंने कहा कि हम देंगे, लेकिन अभी तो वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, किसी को मिला नहीं है। इसी प्रकार ये कहा गया ये जिलों को लेकर राहुल बहुत बड़ा मुद्दा है। जो नए जिले कांग्रेस के शासन में बनाए गए थे, एक सरकार की कमेटी बना दी, कमेटी के बाद एक प्रशासनिक कमेटी बना दी, सब कुछ हो गया, लेकिन सरकार निर्णय नहीं ले रही है। एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है वो एसआई भर्ती परीक्षा का है। एसआई भर्ती की परीक्षा को लेकर पूरे असमंजस बना हुआ है सरकार ने, उसमें भी एक कमेटी बना दी, उस पर कोई डिसीजन नहीं हो रहा है सरकार। इसके अलावा देखिए मदन दिलावर की डोटासरा, जो मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री है, डोटासरा जो क्या नाम से प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, दिलावर रोज कह रहे हैं कि उनको क्या नाम से जेल भेज देंगे, और वो उनको लगातार चुनौती दे क्या आप मुझे जेल भेज के दिखाइए। तो ये जो कुछ चल रहा है, मुझे लगता है इसलिए क्या नाम से चुनाव का एक तौर तरीका हो सकता है, लेकिन जो आप जो बात कर रहे हैं स्थानीय मुद्दे वाली, समस्याओं वाली, वो इस चुनाव के अंदर मुझे नजर नहीं है। बिल्कुल सर, और अभी जरा क्योंकि आखिरी अब ये समय बचा है डिस्कशन का, बहुत जल्दी मैं तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ताओं से ये जानना चाह रहा हूँ। अशोक सर, अगर आप बता पाएं जल्दी से। अच्छा, अशोक जी के साथ हम जोड़ेंगे दोबारा। पौरुष जी के पास चल लेते हैं। पौरुष जी, कांग्रेस पार्टी के लिए इस चुनावों में क्या आपके सबसे, बस पॉइंट आउट कर दें अगर आपकी, भाई ये 4 हमारे सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनका प्रचार प्रसार हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कर रहे हैं, हमारे प्रत्याशी कर रहे हैं। और अगर आप स्थानीय अलग अलग बताना चाहेंगे तो और बढ़िया है, अगर आप स्थानीय मुद्दे अलग अलग बताएंगे तो वो और अच्छा है। राहुल जी, बिल्कुल देखिए, स्थानीय स्तर पे भी बातें होती है, और मैंने आपको से जैसा कि पहले कहा कि ये लोग जो हमारे ऊपर आरोप लगा करके जो सरकार आई, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे वो किसानों का मामला हो, बिजली पानी पेट्रोल का मामला हो, अब बाढ़ अकाल राहत प्रबंधन का मामला हो, सरकार बुरी तरह विफल रही है, और विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका भी यही होती है। आप मुझे बताइए, सरकार के कामकाज की उपलब्धि तो सरकारी पक्ष को गिनानी चाहिए, तो यहाँ पर तो उल्टा काम हो रहा है। यहाँ पे सरकारी पक्ष तो है, जब विपक्ष की भूमिका निभा रहा है वो हमारी कमी बता रहा है, जबकि सरकार को तो अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए। और हम तो विपक्ष में होने के बावजूद इस सरकार की कमी भी बता रहे हैं और हमारी पिछली सरकार की उपलब्धियां भी बता रहे हैं, और हम जनता को कह रहे हैं कि भाई आप इन दोनों की तुलना कर लीजिए। आपसे भले हो सकता है कि 2023 के जो आम चुनाव हुए थे उसमें आपसे गलती हो गई होगी, आप हो सकता है कुछ हमारी कमी रही होगी, कुछ जनता की समझने में कमी रही होगी, पर तो अब तो आप देखिए कम से कम। और दूसरी बात देखिए, मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात पे आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा राहुल जी, पिछली 3 सरकारों में, यानी इसको चौथी सरकार इंक्लूड कर लीजिए, इस वाली सरकार को, 4 सरकार में राजस्थान में लोकसभा के और विधानसभा के कुल मिला के 17 उपचुनाव हुए हैं, उसमें से 13 जो सीटों पर जो है वो हम लोगों ने जीत हासिल करी। यानी कांग्रेस की सरकार में जो उपचुनाव हुए उसमें भी हमारी बढ़त थी, और बीजेपी की सरकार में जो उपचुनाव हुए उसमें भी हमारी बढ़त थी। तो निश्चित तौर पे ये जरूर कहा जा सकता है कि जनता जो है कभी कभी भावावेश में आकर के, जनता की हमसे उम्मीदें बहुत ज्यादा हो जाती है, हम इतने ज्यादा काम कर देते हैं कि जनता ऐसे कहती है भाई आप इतने सारे काम करती है तो फिर आपने हमारा ये वाला काम क्यों छोड़ दिया। इसलिए जनता हमें भले चुनाव हरवा देती है, पर बाद में जनता को इस बात का एहसास होता है कि हमने कांग्रेस पार्टी को घर बैठा करके गलत किया, और जनता अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान जो भी उपचुनाव होता है उसमें निश्चित तौर पर करती आई है, और इस चुनाव में भी करेगी। हमें इस बात का विश्वास है। मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूं, जब चुनाव परिणाम आएंगे तब आप देखिएगा। ठीक है,
जितेंद्र मीना साहब, बीएपी के लिए इस चुनाव में जब आप त्रिकोणीय मुकाबले में हैं और लगभग देखिए कांग्रेस के पास जो बातें, आपका मुझे लगता है सबसे पहला मुकाबला जो है वो बीजेपी से भी पहले कांग्रेस से हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस जो तर्क दे रही है बीजेपी को हराने के लिए, फिर लगभग वैसे ही तर्क आपके हैं, क्योंकि विपक्ष की भूमिका में दोनों लोग आप हैं। तो कांग्रेस के तर्कों पे जब आप पैरेलली चलते हैं तो फिर आप कहां मजबूती के साथ, किन मुद्दों के साथ आप अलग से दिखाई दे रहे हैं वोटर्स के सामने? देखिए, ये कांग्रेस के साथ तर्क के आधार पर शामिल होने का मामला नहीं है। कांग्रेस की सरकार, अभी 10 महीने पहले कांग्रेस की सरकार थी, ये मुद्दे तब भी थे और उस समय भी अगर देखें तो तब कांग्रेस की सरकार पिछले 5 सालों में अगर हम लोग बात करें तो लगातार तमाम मसलों पर फेल रही थी, जैसे कि वर्तमान में बीजेपी की सरकार फेल है। तो हम दोनों से वही सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आज बीजेपी की सरकार है, पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस से भी वही सवाल थे जो आज की तारीख में बीजेपी के साथ में है। मुद्दा वही पानी का, पलायन का है और बच्चों की छात्रवृत्ति के साथ साथ शिक्षा और सड़क का मसला है। और इन्हीं मुद्दों पे सवाल, क्योंकि हम विपक्ष की भूमिका में, हमारा सवाल तब भी कांग्रेस के साथ था और अब बीजेपी के साथ है। हम दोनों से मुकाबला कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि भाई आपका वोटर्स के सामने आपके प्रत्याशियों का प्रेजेंटेशन ये है बेसिकली कि आपने बीजेपी के विधायकों को देखा है, आपने कांग्रेस के विधायकों को देखा है, अब आप बीएपी के विधायक को, प्रत्याशी को मौका दीजिए, उसको विधायक बनाइए और फिर हमारा तरीका आप देखिए हम कैसे काम करते हैं। ये आपका बेसिकली एक जो प्रचार है वो यही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पिछले 15 साल से सलूमपुर में बीजेपी के विधायक चुन के आ रहे हैं, 3 बार से लगातार बीजेपी के विधायक चुने जा रहे हैं, लेकिन सलूमपुर की स्थिति देख लीजिए। तो ऐसे में आप देख लीजिए 5 साल पहले 84 में लगातार कांग्रेस और बीजेपी के विधायक चुन के आ रहे थे। तो उस 84 की स्थिति देख लीजिए कि किस तरीके की स्थिति 5 साल पहले 84 में थी, और पूरा का पूरा दक्षिणी राजस्थान देख लीजिए तो पता चल जाएगा कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, यही रूल करती रही है। और सवाल जस के तस है, जब पिछली बार कांग्रेस से पूछे थे, अब वही सवाल बीजेपी से पूछे। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता अशोक जी हमारे साथ, उनका संपर्क बीच में टूट गया था, अशोक जी जुड़ गए वापस। अशोक जी, मैं दरअसल मुद्दे पूछ रहा था कि भाई अगर 3-4 मुद्दे आप सब लोग बता पाएं कि उनके कौन कौन से मुख्य विषय हैं, और फिर साथ साथ अब मैं ये भी एड ऑन कर देता हूं, अब अपना समय लीजिएगा, बात पूरी कीजिएगा, कि जब बीएपी एक नए विकल्प के तौर पर उभर करके सामने आना चाह रही है इन उपचुनावों में, 2-3 अगर वो विधायक लिया बना लेती है अपने, तो एक मजबूत वो भी एक विपक्षी दलों में अपनी फिर एक अहम भूमिका बना लेगी। तो कैसे आप इसको भी टैकल करेंगे, एक नई पार्टी जो कि नई स्ट्रैटेजी के साथ आपके सामने, इसको कैसे आप टैकल करेंगे, और इस सब के बीच आपके असल मुद्दे जनता के बीच में क्या है? देखो, आप सबसे पहले तो ये देखिए कि जिन्होंने उठाया गया पानी का मुद्दा, आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी थी हमारे आदरणीय, उसके समय मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना एक लेके आए थे जिसमें पानी का स्तर ऊपर बढ़े। हमने कांग्रेस से भी आस रखी थी कि वे इस प्रकार की योजना लेके आए कि उसका पानी का स्तर बढ़े। उस योजना को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाला। साथ ही साथ जल जीवन मिशन के तहत जो पैसा आया उसमें इन्होंने भ्रष्टाचार किया। उसके पर्दे खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उनकी सरकार ने किया। मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने उनकी दृष्टि से किया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, ईडी, सीबीआई सब कुछ आ रहा है। लेकिन ये कहेंगे पानी का मुद्दा कहेंगे। पानी का मुद्दा लेकर के हमने क्या, यमुना जल का था जिसमें झुंझुनू सीकर के लिए पानी आता, चूरू के लिए आता, उसके लिए माहौल उड़ाया, माहौल बढ़ाने की कोशिश करी। वही चीज देखिए हरियाणा में जो चुनाव हो गए तो भारतीय जनता पार्टी को वहां स्पष्ट बहुमत मिलता, उसी क्षेत्र के आसपास का देख लीजिए। तो कांग्रेस मुद्दा बनाती है। तीसरा, आपने कहा कि यदि क्षेत्रीय दल आते हैं तो क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या उसका प्रभाव होगा, तो भारतीय जनता पार्टी का इसका कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? कोई भी दल हो, वो जनता के बीच में जाते हैं और अपने मुद्दे बताते हैं, अपने काम बताते हैं। तो इन पार्टियों के लिए जो आप देखेंगे, जो आप 84 और सलूमपुर की बात करें पर, तो इन मुद्दों में देखा भी है कि इन महीनों में इन्होंने कौन से अपने मुद्दे उठाए, किस चीज के ऊपर उठाए, इन्हीं की लोगों ने इनका विरोध करना स्टार्ट किया। पार्टी में डिवीजन होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये चीजें चलती गई। ठीक है, ये देखें उन क्षेत्र के अंदर वो जनता वहां देख रही है, उसको देखते हुए वोट। ठीक है, ठीक है। समय इतना ही है, कोशिश यही थी आज की विषय की। मैं बिल्कुल ये प्रयास में था कि भाई कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इससे इधर बात ये होगी कौन किस विषय पर लड़ाई लड़ रहा है, कौन किस विषय पर चुनावी मैदान में है। और ये विषय अगर स्थानीय मुद्दे, एक्चुअली बस बात इतनी है, मैं लास्ट में इतना कहूंगा कि तमाम मुद्दे जरूरी हैं, हर पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी है, लेकिन इस बीच स्थानीय मुद्दे ना धूमिल से हो जाएं, थोड़े वो ना धुंधले से पड़ जाएं, इसलिए ये चर्चा करनी बहुत आवश्यक है। पौरू जी शुक्रिया आपका, अशोक जी शुक्रिया आपका, जितेंद्र भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, और एसपी मित्तल साहब बहुत शुक्रिया आपका तमाम आपके एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए। आज के सबसे बड़े मुद्दे में बात यही हो रही थी कि उपचुनावों में पार्टियों के
मुद्दे क्या हैं, क्या वो मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर आपकी सरकार से जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उनको भी आगे आना चाहिए, उन मुद्दों को भी अपना एक स्थान बनाना होगा तमाम राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के मुद्दों के बीच। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।